हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे बेटा, बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज हम एक नया सब्जेक्ट आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मॉनिटरी इकोनॉमिक्स। ये जो मॉनिटरी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है ये बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के लिए रहने वाला है, जो RTMNU यानी कि नागपुर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एग्ज़ाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए। गाइस, मॉनिटरी इकोनॉमिक्स ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। आपके पेपर में आने वाला ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इस थ्योरी की सब्जेक्ट्स को हमको पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से। आपको हर प्रकार की नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी क्लास में ही, ठीक है जी। आपके ये जो कुछ लेक्चर्स रहने वाले हैं, ये कुछ लेक्चर्स रहेंगे डेमो क्लासेस, और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उससे आपको कॉमर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट का, यहाँ जो दिख रहा है कॉमर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है और आगे के लेक्चर्स आपके वहाँ पर कंटिन्यू होंगे। ओके गाइस, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सब्जेक्ट है मॉनिटरी इकोनॉमिक्स, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर, नागपुर यूनिवर्सिटी के लिए। तो आइए बिना वक्त को ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आपका सब्जेक्ट मॉनिटरी इकोनॉमिक्स। मॉनिटरी इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट मैंने पहले आपको सिलेबस यहाँ पर लिखा हुआ है। फर्स्ट हम लोग पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। मानता हूँ मैं कि ये थ्योरी सब्जेक्ट है, लेकिन थ्योरी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने का एक जरिया है, वो है डिजिटल। ठीक है जी। डिजिटली मैं हर चीज़ आपको सिर्फ लिख के न दिखाते हुए भी मैं आपको, देखिए मैंने कुछ इस तरीके से नोट्स बनाई है, हैंड रिटन नोट्स हैं। मैं इसको आपको यहाँ पर डायग्रामेटिकली प्रेजेंट भी कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने लिखा है यहाँ पर कि हम लोग को बार्टर सिस्टम पढ़ना है, आगे जाके चालू ही बार्टर सिस्टम से हो रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर डिजिटली पिक्चर एंड ऑल ये सब चीज़ें दिखाकर कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। अगर इस तरीके से आप थियोरी पढ़ेंगे तो आपको लर्न भी बहुत आसानी से हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपको बैक लगने का काम नहीं आएगा। ठीक है। हालांकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि ग्रेजुएशन लेवल पर मेरे वीडियोस बनाने का एक ही एम है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनका बहुत बार सब्जेक्ट बैक लगता है। अब तो मतलब बैक सब्जेक्ट लगना एक ऐसी आदत सी हो गई है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें ना हो आपके साथ, इसलिए मैं ये वीडियोज़ को, इस क्लासेस को लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और बात बता दूँ, जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं घबराओ मत, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ, ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। वो अगर आपको लगेगा तब आप उसको कर सकते हैं बेटा, वो सब नेसेसरी चीज़ें हैं, वो सब अननेसेसरी चीज़ें, सॉरी नेसेसरी नहीं अननेसेसरी चीज़ें हैं। आप बस पढ़ाई करो, इतना ही एम मेरा है, इंटेंशन है। आपको अगर लगता है कि ऐसी वीडियोस जब आपको मैं अपलोड कर लूँ तो आपको सबसे पहले मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं ये बताने वाला था कि ये डायरेक्ट मैं सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूँ आपका, और इसके अलावा भी अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा नहीं है, तो बेटा इंट्रोडक्शन वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लें। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको क्लासेस किस तरीके से करनी है। उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप डिस्क्रिप्शन से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए बिना वक्त को ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं आपका सब्जेक्ट मॉनिटरी इकोनॉमिक्स। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपका जो सब्जेक्ट है, सिलेबस हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ये सिलेबस RTMNU के लिए रहने वाला है, यानी कि राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी। जो बच्चे बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के लिए एग्ज़ाम देने वाले हैं, अब ये बच्चे कौन से बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, तो जो बच्चे बीकॉम थर्ड सेम के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो आपका विंटर एग्ज़ाम हो, चाहे कोई रिपीटर्स हो, अगर कोई एग्ज़ाम को रिपीट भी कर रहा है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं बेटा। ठीक है सर, ये जो नोट्स है हमको सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी, मैंने सारी चीज़ें बेटा वीडियोस में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। इंट्रोडक्शन वीडियो में सारी बातें बताई गई है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो जो बच्चा रिपीट भी कर रहा है यानी कि उसका बैक लगा हुआ स्टूडेंट है, ऐसा बच्चा भी इस वीडियो को देख सकता है। ठीक है जी, तो चलिए आपका जो सिलेबस है बेटा, वो सिलेबस डिज़ाइन किया गया है कुछ इस तरीके से। आपको जो इकोनॉमिक्स है वो मॉनिटरी इकोनॉमिक्स दिया हुआ है इस साल आपको। वैसे तो बिजनेस इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स एंड बहुत तरीके के इकोनॉमिक्स होते हैं, लेकिन हमको जो पढ़ना है वो इस साल पढ़ना है कौन सा इकोनॉमी, मॉनिटरी इकोनॉमिक्स। ठीक है सर, व्हाट इज मीन बाय मॉनिटरी इकोनॉमिक्स, आपको क्या लगता है बताइए, कमेंट में ज़रा लिख के बताइए कि मॉनिटरी इकोनॉमिक्स यानी क्या होता है। प्रश्न निर्माण हुआ, व्हाट इज मॉनिटरी इकोनॉमिक्स, क्या लगता है आपको मॉनिटरी इकोनॉमिक्स यानी क्या होगा। सर ये वर्ड है और कुछ ये आपने कुछ यहाँ पर वर्ड्स लिखे सर,
इससे तो समझ में आ रहा है कि मामला पैसे वाला है, इससे समझ में आ रहा है कि मामला पैसे वाला है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, सही सही आपने पहचाना, जिन जिन बच्चों ने पहचाना बहुत बढ़िया, जिन जिन बच्चों को मालूम है वो भी बहुत बढ़िया। आप कमेंट में लिखते चलिए कि आपको मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, ये पता है या नहीं है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में हमको सारी बातें पढ़नी है रिगार्डिंग मनी। इस आपके पूरे सिलेबस में 4 यूनिट आपको दिए हैं, जिसमें से पहला यूनिट आपको दिया है मनी का, ओके। सेकंड यूनिट दिया है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन का। ये क्या होता है सर, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन? बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, क्योंकि नोट्स जो है वो कुछ एनिमेटेड पिक्स है, यहाँ पर कुछ मैंने एग्जाम्पल्स कोट किए हुए, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने के लिए, डोंट वरी, बस पेशेंस आपको रखने हैं। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 3 मनी मार्केट एंड पॉलिसीज। मनी मार्केट यानी क्या होता है और उसकी पॉलिसीज कैसी होती है, ये सब चीज़ें हमको देखना है। एंड नंबर 4 इज पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, ये 4 यूनिट्स आपको इस साल पढ़ने के लिए है। सर पेपर में क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं वो तो आप सबको ऑलरेडी पता है। 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आते हैं, या आता है एक क्वेश्चन 16 मार्क्स वाला। ये 8 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आते हैं, एक आता है 16 मार्क्स वाला। हर यूनिट से, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4, ये चारों यूनिट से आपको सेम वेटेज दिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, राइट। लेकिन बेटा अब बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करके पूछते हैं या मुझे मैसेज करते हैं कि सर एक प्रश्न आ रहा है सर, बेटा क्या सर, क्या हम पेपर में ये चीज़ें अटेम्प्ट करें या 16 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, सर अटेम्प्ट किए तो ठीक है, लेकिन 8 मार्क्स के लिए कितने पेज आंसर लिखना पड़ता है? मतलब कैसा है, उतना थोड़ा सा हमको लिखते आएगा, मतलब बोलते हैं ना हम लोग, उतना हमको थोड़ा सा पेपर में फिर क्या है भाई ये, है ना। तो इस तरीके से 16 मार्क्स के लिए कितने पेजेस लिखने हैं, 8 मार्क्स के लिए कितने पेजेस लिखने हैं। और बहुत सारे अच्छे ऐसे बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने 8 मार्क्स के लिए ना, 16 मार्क्स के लिए ना सर मैंने 4 से 5 पेज लिखे थे सर, लेकिन सर फिर भी ना सर ये सब्जेक्ट मेरा बैक लग गया सर, ऐसे क्यों? बेटा आपको इन बातों को थोड़ा सा समझना है। देखिए हमारी पढ़ाई तो भाई कब होती है, कल पेपर है, आज बुक लेके बैठ जाओ, कहानी खत्म, है ना। बीकॉम में तो ऐसी पढ़ाई की जाती है ना। कल पेपर है, आज आपके आज या 2-3 दिन पहले या जब से टाइम टेबल आ गया तब से बुक लेके बैठ जाओ, पढ़ना चालू करो। जितना पेपर ये में याद आया वो हमारा, नहीं तो बाकी भगवान भरोसे, राम भरोसे, है ना। तो ऐसा नहीं करना, हम इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एटलीस्ट मैंने जितना पढ़ाया उतना भी आप अगर पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। देखिए फ्रिक्वेंटली रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं अगर बात करूँ कि आपको अगर कोई भी पेपर पास करना है तो आपको 2 चीज़ें चाहिए, 2 चीज़ें आपको आनी चाहिए। पहला, आप उसके ऊपर फ्रिक्वेंटली रिवाइज करेंगे, फ्रिक्वेंटली आपकी रिवीजन होनी चाहिए। एंड थोड़ी बहुत चीज़ें आपको लर्न करना है, लेकिन लर्न कैसे? नो रट्टा, रट्टा नहीं मारना है, रट्टाफिकेशन हमको पढ़ना नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है बेटा। आपको लर्न करना है कंसेप्चुअली, आपको हर बात समझनी है पहले तो। जैसे मैं समझाऊंगा आपको, जैसे कि यहाँ पे हर चीज़ें मैंने समझाई है, ये देखिए बार्टर सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि बार्टर सिस्टम को इंट्रोडक्शन लिखा है, थोड़ा सा ही लिखा है, लेकिन इसमें कंटेंट ऐसा डाला है मैंने जिसमें सारी बातें आपको प्रॉपरली, अगर एग्जामिनर इस चीज़ को चेक करे, मैं नहीं बोलता कि मुझे आउट ऑफ मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर एग्जामिनर से बात चेक करे तो वो राइट करके एटलीस्ट ऐसे राइट देकर एटलीस्ट ये 8 मार्क्स का है तो एटलीस्ट 4 मार्क्स तो देगा एटलीस्ट। सर मतलब आपने 4 ही मार्क्स का लिखा है ना, ना ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बेटा, ये तो आपको पढ़ना है, मैंने आपके लिए नोट्स बनाई है तो ये आपको ही पढ़ना है। और आप इतना भी पेपर में जाकर लिखोगे इंट्रोडक्शन, अगर कोई कंसेप्ट आया है तो, लेकिन तो बात बन जाएगी। लेकिन क्या होता है कि आप प्रेजेंटेशन किस प्रकार से करते हो, मैक्सिमम मार्क्स उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रेजेंटेशन किस प्रकार से रहता है।
अब आपको ऑब्वियसली बात है रेड पेन और ये सब चीज़ें तो पेपर में यूज़ करने नहीं मिलती है, लेकिन आपका जो प्रेजेंटेशन है, आपने लिखा किस तरीके से, आपके पंक्चुएशंस, फुल स्टॉप, कॉमा, पैराग्राफ आपने छोड़ा है कि नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई कि नहीं है, ठीक है क्या, तो ये सब पे भी मार्क्स कटे जाते हैं। तो ऐसा कोई सेंस नहीं है कि मैंने 4 पेज लिखा था, 8 पेज लिखा था, फिर भी मुझे मार्क्स कम मिले। आप अगर बेटा 3 पेज भी लिखते हो और कंटेंट अगर कंसेप्चुअली लिखते हो और काम का लिखते हो तो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। समझ में आया? मतलब सर आप कहना क्या चाहते हो? हाँ समझ गया ना, कि हम ही पढ़ के नहीं जाते और हम ही जो चीज़ें लिखना है वो चीज़ें लिखते नहीं है। दूसरी बात, एग्जामिनर जो क्वेश्चन आपसे पूछता है उस क्वेश्चन के बारे में ही आपको आंसर लिखना है, लेकिन हम पूरा एक ही, बस एक वर्ड अगर कभी हमको दिख गया कोई, तो उस वर्ड को जो खींचतान करके लिखते हैं तो आखिरी तक के, है ना, एक ही वर्ड पकड़े हैं और बस वही लिखना चालू है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो नोट्स मैंने आपके लिए बनाई है ये बहुत शॉर्टकट है, ऑलरेडी शॉर्टकट आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें चाहिए पढ़ने के लिए, तो ये नोट्स मैंने बहुत ऑलरेडी शॉर्टकट बनाई है आपके लिए। ये जो नोट्स है, आप इस नोट्स को जब आप ऐप डाउनलोड कर लोगे क्लास का, वहाँ आपको ये अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है बेटा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या पढ़ने हैं, आपके 4 यूनिट्स। 4 यूनिट्स में सबसे पहला है मनी, सेकंड नंबर है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, थर्ड यूनिट है आपका मनी मार्केट एंड पॉलिसीज एंड पब्लिक फाइनेंस, राइट। मतलब सर कहना ये चाहते हो कि कुल मिला के हमको पैसे के बारे में ही पढ़ना है। जी हाँ, आपको पैसे के ही बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है। चलिए जी, तो स्टार्ट करते बेटा। तो हमको धीरे धीरे क्या करना है, यूनिट एक एक खत्म करना है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट मनी, जिसका नाम है मनी। मनी मतलब पैसा। आप सबको पता है कि ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है, ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं मनी टॉपिक को। सबसे पहले हमने यूनिट नंबर 1 लिखा, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ये लिखना है तो आप लिख सकते हैं, आपका ये सिलेबस है, मैं आपको स्क्रीन शो कर देता हूँ, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, लिख लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं बेटा, पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको सबसे पहले यूनिट नंबर 1 के साथ स्टार्ट करना है। तो यूनिट नंबर 1 जो है हमारा वो कौन सा है, मनी। यूनिट नंबर 1 है मनी। व्हाट इज मनी सर? मनी यानी पैसा, मनी यानी पैसा। वाह बेटा, बहुत बढ़िया। मनी यानी क्या होता है, पैसा होता है, बहुत अच्छे, ठीक है सर। पैसा तो पैसा, अब देखते हैं कैसा, ठीक है ना। तो देखिए इस मनी यूनिट में हमको पैसे से रिगार्डिंग कुछ बातें पढ़नी है। आपको ये पढ़ना है कि इंडियन गवर्नमेंट मनी जो है उसको किस तरीके से यूज़ करती है। एक्चुअली हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स में मनी का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से मनी को ट्रीट किया जाता है, ठीक है क्या, समझ में आया। जैसे कि आपने देखा या आप रोज़ देखते हो, आप छोटे से अभी बड़े बने हो, आप ये चीज़ें पढ़ रहे हो, ये क्यों पढ़ रहे हो, फॉर द पर्पज़ ऑफ मनी। आप पैसा कमाने के लिए चीज़ें पढ़ते हो, ठीक है। मैं ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, फॉर द पर्पज़ ऑफ मनी, राइट। मतलब इस दुनिया में हर कोई इंसान अगर कोई काम कर रहा है तो वो बिकॉज ऑफ ओनली फॉर द मनी, ठीक है, पैसे के लिए। लेकिन हमारा सिर्फ इतना ही उद्देश्य होता है कि आपको पैसे को क्या करना है, हमारा सिर्फ उतना ही इंटेंशन होता है कि आपको पैसा, आपको इनकम कमानी है, ठीक है, ये आप है। आपका इंटेंशन इतना ही है कि आपको बहुत सारा पैसा कमाना है, ठीक है, और इस पैसे को अपनी तरह तरह के वांट्स पर खर्चा करना है, वांट्स पर, डिज़ायर्स पर, आपकी डिमांड पूरी करनी है आपको, है ना, और आपके शौक पूरे करना है। मैं शौक लिख देता हूँ, या फिर इन द सेंस हम लोग लिखेंगे हैबिट, ठीक है, आपके हैबिट्स आपको पूरी करनी है, ठीक है, या आपकी कोई इच्छा होगी, ख्वाहिश होगी, आपको उसको पूरा करना है, बराबर है। हम पैसे, ये आप हो, आप पैसे इसलिए कमाते हो, आप तरह तरह के सोर्सेज से क्या कमाते हो, पैसा कमाते हो, और उसको तरह तरह की जगह क्या करते हो, खर्चा करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको
इन फ्यूचर हो सकता है ऐसी नन्ही सी मुन्नी सी छोटी सी गाड़ी खरीदने का इच्छा हो, बराबर है, क्लियर है। इसमें ऐसा लगे कि आप बैठे हो, आप मस्त यहाँ ड्राइविंग कर रहे हो, बराबर है क्या, और ड्राइविंग करते करते ये आपके बाल उड़े अच्छे से, है ना, समझ में आया क्या, और ड्राइविंग करते करते आपके बाल उड़े, ये आपने गॉगल पहना है मस्त, और यहाँ से कोई दीदी जा रही है रास्ते से और आपको देखते हुए ऐसी मुस्कुराए, ठीक है। ऐसी ख्वाहिश सबकी होती है, राइट। आपकी नहीं है तो ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ जोक बेटा, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन एक आम इंसान जो है वो पैसा किस लिए कमाता है, पैसा किस लिए कमाता है, तो पैसा आम इंसान कमाता है ताकि वो अपने ख्वाहिशों को पूरा कर सके, अपनी वांट्स, अपनी डिज़ायर, अपने डिमांड्स या अपने हैबिट्स को पूरा कर सके, राइट। लेकिन जो इकोनॉमी है इसका पर्पज़ ये नहीं होता। इकोनॉमी मतलब, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आपने एनवायरनमेंट पढ़ा है, ईवीएस सब्जेक्ट अभी तक पढ़ा है, मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि इकोनॉमिक्स यानी क्या होता है। इसके ऊपर बहुत डिटेल और बहुत अच्छे तरीके से चर्चा होती है, लेकिन मैं एक शॉर्टकट में बता देता हूँ कि इकोनॉमिक्स यानी एक्चुअली क्या है। देखिए, जैसे हमारे दुनिया में दो प्रकार के इन्वायरमेंट होते हैं, एक होता है नेचुरल इन्वायरमेंट, एक होता है सोशल इन्वायरमेंट, राइट। नेचुरल इन्वायरमेंट में आप सबने देखा एयर, वाटर, तरह तरह के गैसेस, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। मतलब ये जो है ये हमको, मैं बोल सकता हूं कि इट इज अ गॉड गिफ्टेड। लेकिन ऐसा इन्वायरमेंट जो ह्यूमन क्रिएट करता है, हमारा समाज क्रिएट करता है, उसको बोला जाता है सोशल इन्वायरमेंट, राइट। और जो सोशल इन्वायरमेंट है, जैसे कि नेचुरल इन्वायरमेंट के भी कुछ फंडे अपने अपने हैं, वैसे सोशल इन्वायरमेंट को भी चलाने के अपने अपने कुछ फंडे हैं, राइट। इस सोशल इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती, बहुत सारी चीज़ें आती, पॉलिटिक्स आ गया, बिजनेस आ गया, साइंस आ गया, ठीक है ना, ये बहुत सारी चीज़ें आ गई, तरह तरह की हमारी संस्कृति आ गई, ठीक है, वर्ल्ड आ गया, कंट्रीज आ गए बहुत सारे, ठीक है। तो ये सारे सोशल इन्वायरमेंट है। तो जो हमारा सोशल इन्वायरमेंट है और रिगार्डिंग टू बिजनेस, रिगार्डिंग टू मनी, ये हमको बोलते हैं मॉनेटरी, इसको हम बोलेंगे मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, या फिर हम इकोनॉमिक्स इसको कह सकते हैं। इसीलिए आपका जो इकोनॉमिक्स है वो सब्जेक्ट जो है वो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को तरह तरह के नाम दिए गए हैं, जैसे कि कभी मॉनेटरी इकोनॉमिक्स बोला जाता है, कभी बिजनेस इकोनॉमिक्स बोला जाता है, ठीक है ना। तो चलिए, ये शॉर्टकट आपका डिस्कशन था। अब मैं ये बोल रहा था कि मनी यानी क्या, पैसा यानी हम क्या कमाते हैं, कैसे, किस लिए कमाते हैं, और ये सब आपको चीज़ें पता है कि आप पैसा किस लिए कमाते हैं, किस लिए कमाना चाहते हैं, ये अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। लेकिन मैं ये बोल रहा था बेटा कि जो मनी है वो मनी हम इकोनॉमिक्स में उसका कुछ अलग मीनिंग निकालते हैं, उस अलग सेंस में हम मनी को पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब सबसे पहले मनी इंडिया में आया कब, सबसे पहले मनी लॉन्च कब हुआ, ठीक है, ऐसा कोई तो होगा, पहली बार पैसा कब लॉन्च हुआ, बताइए बताइए बताइए। हर चीज़ दुनिया में पहले से तो आई नहीं थी। महात्मा गांधी जी का फोटो अगर नोटों पे बना है, करेंसी इंडिया की रुपीज़ है, तो ये कहीं से तो भी तो स्टार्ट हुआ होगा ना। ऐसा कौन सा ईयर है जहाँ से रुपीज़ यानी कि मनी स्टार्ट हुआ, मनी आना चालू हो गया, बताइए। ये आज का आपके लिए होमवर्क है, ये आज का आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको पता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, कमेंट करिए कि मनी इंडिया में फर्स्ट टाइम कब आया था, ठीक है। तो देखिए सर, मनी आया था, ठीक है, हम वो बता देंगे आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मनी जब नहीं था तब दुनिया कैसे चलती थी, तो दुनिया चलती थी बेटा बार्टर सिस्टम पे। यही हमारा पहला टॉपिक है जो हमको पढ़ना है, विच इज़ अ बार्टर सिस्टम, ठीक है। पहले तो हमको पढ़ना है बार्टर सिस्टम, ठीक है। फिर बार्टर सिस्टम खत्म होने के बाद आया मनी, तो हमको पढ़ना है मनी यानी क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या क्या है, मनी के काम क्या क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी हमको पैसे की। आजकल हर एक व्यक्ति पैसे के पीछे भाग रहा है और पैसे की ही वैल्यू आज बहुत ज़्यादा है, ठीक है क्या। आप अगर कोई चीज़ खरीदने जाओ तो आपको विदाउट मनी वो मिलती नहीं है, ठीक है ना, बात समझ में आई क्या। तो विदाउट मनी कोई नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपको अपने बाबू सोना पिकाचू तो घुमाना है तो भी आपको मनी की ज़रूरत पड़ती है बेटा, ठीक है। तो यहाँ से लेकिन छोटा बच्चा भी जब फर्स्ट टाइम चलना सीखता है, उसको चॉकलेट का मीनिंग समझता है, तो वो भी आपको पैसा
उनको उसको भी पैसा समझ में आता है, वो भी उसको भी पैसा दिखा या चॉकलेट दिखा तो वो एकदम खुश हो जाता है ना। तो ठीक है, ये मनी। उसके बाद हम देखेंगे मनी और उसके फंक्शन क्या क्या है। फिर हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑन इंडियन रुपीस। इंडियन रुपीस का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इंडियन रुपीस आया कैसे दुनिया में। सर यही तो क्वेश्चन अभी आपने हमको पूछा था। नहीं, मैंने ये क्वेश्चन नहीं पूछा आपको कि इवोल्यूशन इंडियन रुपीस का कैसे हुआ, मैंने ये पूछा कि फर्स्ट टाइम इंडिया में मनी कब आया, पैसा कब आया, कौन से ईयर में आया। आई एम आस्किंग यू द ईयर। और यहाँ पे हमको पढ़ने हैं कंसेप्ट उसके, यहाँ पे हमको पूरी डिटेल कंसेप्ट पढ़ने हैं कि जो इवोल्यूशन हुआ इंडियन रुपीस का वो कैसे हुआ, किस प्रकार पैसा आते गया, किस प्रकार पैसे आगे बढ़ते गए। आपने देखा होगा बचपन में 10 पैसे 25 पैसे 50 पैसे ये चलते थे, लेकिन आजकल वो देखते नहीं, तो इसको इवोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, हम जब छोटे थे तब 5 रुपये की नोट भी दिखती थी, अभी भी दिखती है थोड़ी बहुत किसी किसी के पास, या बहुत उसका यूज़ कम हो गया। 1 रुपये की नोट बहुत ज़्यादा दिखती थी हमको बचपन में, लेकिन आज वो सारी चीज़ें दिखती नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्यों नहीं दिखती, क्या होता है इनके साथ, इसको इवोल्यूशन बोला जाता है। बराबर है क्या। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि मनी फर्स्ट टाइम इंडिया में कब आया। ठीक है, चलिए आई होप कि आप कमेंट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मनी कितने टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मनी। सर मनी के भी टाइप होते हैं, हमने तो आज तक पढ़ा नहीं सर मनी के भी टाइप होते हैं। हमको तो एक ही पता है 500। ठीक है, 2000 की नोट थी, मोदी जी ने वो भी बंद करवा दिए। ठीक है क्या, 500 की नोट थी सर, बस इतना ही पता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात हमको पता है सर कि पैसे की जब सुगंध ली जाए ना, बहुत अच्छा फीलिंग आता है सर, है ना। बराबर है क्या, बिल्कुल बेटा। चलिए तो हम पढ़ेंगे मनी के टाइप्स कितने होते हैं। उसके बाद हमको पढ़ना है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये जो पहला यूनिट है हमारा मनी, इसमें हमको पढ़नी है 4 की पॉइंट्स, 4 टॉपिक्स इसमें हमको डिस्कस करने हैं। एक तो बार्टर सिस्टम, मनी एंड इट्स फंक्शन, इवोल्यूशन ऑन इंडियन रुपीज, टाइप्स ऑफ मनी एंड क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अब कुछ बच्चे आप में से ये पूछेंगे सर आप ये 4 चीज़ें पढ़ाएंगे क्या, ये 5 चीज़ें हम पढ़ेंगे तो सही, लेकिन आप हमको बताइए इनमें से एग्ज़ाम में कौन सा आएगा, क्या ये सभी इम्पोर्टेंट है, मैं सब पढ़ के जाऊँ। बेटा फर्स्ट थिंग आपको बता दूँ कि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैं इसमें नोट्स में डालूंगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उतना समय मेरा भी बर्बाद हो, उतना समय आपका भी बर्बाद हो। जो चीज़ एग्ज़ाम में पूछी ही नहीं जाएंगी उसको मैं क्यों पढ़ाऊँगा बताइए, उसको मैं नोट्स में क्यों बनाऊँगा। ये नोट्स बनाने के लिए बहुत समय लगता है। ठीक है, ये हैंड रिटन नोट्स है, नोट्स बनाने के लिए काफ़ी समय लगता है। जो चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं आएंगी वो मैं भी क्यों पढ़ाऊँगा, मैं भी डिस्कस क्यों करूँगा, और आपको भी मैं क्यों पढ़ने बोलूँगा बताइए, क्यों बताऊँगा, नहीं बता सकता ना। ठीक है, तो जो चीज़ें एग्ज़ाम में नहीं आएंगी उसके बारे में हम सोचेंगे भी नहीं, लेकिन हाँ जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है मैं ये नहीं कह सकता कि इनमें से आप ये 2 टॉपिक करके जाओ। मैं ऐसा सजेशन आपको बिल्कुल नहीं दूंगा कि आप ये मत करके जाना, ये करके जाना, ऐसे सजेशंस मैं नहीं दूंगा आपको, मैं झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। नहीं तो आप एग्ज़ाम में, मैं अपने क्लासेस चलाने के लिए बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए बोल सकता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ये करके जाओ, बस 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 इतने वीडियो में ये करो वो करो, ऐसा नहीं होता बेटा। जितने टॉपिक मैंने दिए हैं आपको पढ़ के जाने हैं। आफ्टर ऑल आपका जो सिलेबस है, आप अभी नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं हैं, आप बीकॉम 3rd सेम में हैं, आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आइए तालियों के साथ स्वागत करते हैं फर्स्ट हमारा टॉपिक जिसका नाम है बार्टर सिस्टम। वो वेरी गुड। चलिए नाउ व्हाट इज मीन बाय बार्टर सिस्टम। बहुत बच्चों को ये चीज़ें पता होंगी कि बार्टर सिस्टम यानी क्या। आइए ऐसे समझते हैं। पुराने ज़माने में, मतलब कुछ साल पहले, जब मनी का नामो निशान नहीं था, उस ज़माने में अगर किसी को कोई चीज़ें लगती, पैसा तो था नहीं, तो अगर किसी को कोई चीज़ें लगती तो वो चीज़ें किस तरीके से खरीदी जाती थी, तो यहाँ पर यूज़ होता था मनी का। जैसे कि आप देख रहे होंगे, सॉरी ये बंदा इसको क्या दे रहा है, अपनी हैन दे रहा है, हैन। ठीक है जी, एक मिनट कलर चेंज कर लो थोड़ा सा। ये व्यक्ति इस व्यक्ति को अपनी हैन दे रहा है, बदले में इसके पास से ये देखिए क्या लेके जा रहा है, बदले में इसके पास से ये क्या ले रहा है, फ्रूट्स ले रहा है। ये इसको दे रहा है फ्रूट्स। मतलब आपके समझ में आया होगा कि पुराने ज़माने में होता क्या था कि
कि गुड्स के बदले में गुड्स दिए जाते थे, ठीक है। और एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन प्लेस ऑफ गुड्स इज कॉल्ड एज अ बार्टर सिस्टम। मतलब आपको कुछ खरीदना है तो आप उसके बदले में आपके पास जितने गुड्स है वो आप गुड्स एक्सचेंज कर सकते हैं। सर ये बार्टर सिस्टम आज भी हम करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, आज आप नहीं करते होंगे लेकिन बचपन में आपके बचपन में, जैसे कि मान लो आप तीसरी चौथी पांचवी कक्षा में हैं, ठीक है, दिस इज यू, ये आप है। स्पेशली ऐसी लड़कियां करती थी, ठीक है। अगर कोई ऑब्वियसली बात है लड़कियां भी अगर ये वीडियो देख रही होंगी तो बेटा गुस्सा नहीं होना, इस वीडियो में पढ़ाने वाली सारी घटनाएं पात्र काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। अगर आपको बुरा लगता है तो वो आपकी सोच है, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल लेने से अच्छे टॉपिक समझ में आते हैं और आपको बुरा लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऐसा लगता है मुझे। चलिए आगे, आप है, स्पेशली ये लड़कियां मान लो गर्ल है, ये देखिए ये गर्ल है, ठीक है। आप बचपन में आपको ये आदत थी, क्या आदत थी? आप अपनी फ्रेंड को पेंसिल पेन को शेयर करते थे, बराबर है क्या? जैसे कि आपने बहुत अच्छी पेंसिल लाई, वो आपकी इस फ्रेंड को पसंद आ गई, उसने आपसे कहा ओ वाह कितनी अच्छी पेंसिल है, कितनी अच्छी पेंसिल है, क्या तुम मुझे ये पेंसिल दोगे? आपको भी ऐसा लगता था कि अरे हाँ यार इसके पास जो पेन है ना ये बहुत प्यारा है, ठीक है, इसमें बारबी डॉल है, इस पेंसिल पे बारबी डॉल थी, इस पेन पर बारबी डॉल थी, ठीक है। अब इसको भी बारबी डॉल पसंद है, आपको भी बारबी डॉल पसंद है। अब हुआ ये कि इस लड़की को, इस बच्ची को आपकी पेंसिल पसंद आ गई और आपको उसकी पेन पसंद आ गई। हम ऐसा बचपन में करते थे, क्या करते थे कि इसको पेंसिल दे देते थे और बदले में इससे पेन ले लेते थे, बस उसी को हम बार्टर सिस्टम कहेंगे, राइट। जब कोई भी व्यक्ति अपने गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज कर रहा है तो उस चीज़ को हम बोलेंगे बार्टर सिस्टम, ठीक है। इस एग्जाम्पल में ये व्यक्ति जो है पहला, ये उसको हैन दे रहा है, मुर्गियाँ दे रहा है, उसके कंपैरिजन में ये व्यक्ति उससे क्या ले रहा है? फ्रूट्स ले रहा है। समझ में आया? तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स के बदले में गुड्स आपको एक्सचेंज करने हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं बार्टर सिस्टम, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझा होगा और ऑब्वियसली बात है ये चीज़ें सबको पहले से पता है, तो ठीक है। देखिए आइए पढ़ते हैं कि क्या है ये चीज़। बार्टर सिस्टम इज द फॉर्म ऑफ द ट्रेड वेयर गुड्स और सर्विस आर एक्सचेंज, गुड्स और सर्विस आर एक्सचेंज, गुड्स और सर्विस आर एक्सचेंज, मतलब ऐसी प्लेस जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज हुआ करते थे, मतलब फॉर अदर गुड्स और सर्विसेज, मतलब अदर गुड्स और सर्विसेज के बदले में गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज हुआ करते थे, उस चीज़ को हम बोलते थे बार्टर सिस्टम। यहाँ लिखा है गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज होती थी फॉर अदर गुड्स और सर्विसेज, मतलब अगर मुझे दूसरी गुड्स चाहिए तो उसके बदले में मुझे अगले वाली पार्टी को भी क्या देना पड़ता था? गुड्स देना पड़ता था। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि इस व्यक्ति को अगर फ्रूट्स की ज़रूरत है, ये जो व्यक्ति है इसको फ्रूट्स की ज़रूरत होगी, तो उसके बदले में इस व्यक्ति ने इसको क्या दे दिया? फ्रूट्स दे दिया। और इस व्यक्ति को हैन की ज़रूरत होगी तो इसने हैन ले लिया, समझ में आया? और इस व्यक्ति ने इसको क्या दे दिया? हैन दे दिया, मतलब इसके पास की हैन चली गई और इसके पास की फ्रूट्स इसके पास आ गए, समझ में आया? तो ये हैन यानी भी गुड्स है, ये देखो मुर्गी कितने प्यार से बैठी है बेचारी, और ये फ्रूट्स भी गुड्स है, समझ में आया क्या? तो इस प्रकार का पहले चीज़ें चलती थी, ऐसी चीज़ें को हम क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम कहते हैं। समझ में आया बेटा बात? ओके सर, नो वरीज, ठीक है। चलिए, आई होप कि ये पहला पैराग्राफ आप सबको क्लियर होगा। पहला पैराग्राफ में ये लिखा है कि बार्टर सिस्टम में क्या होता है? बार्टर सिस्टम इज द फॉर्म ऑफ ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार, इट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रेड, फॉर्म मतलब टाइप, ये उस प्रकार उस टाइप का ट्रेड है जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज के बदले में गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज की जाती थी दूसरे गुड्स और सर्विसेज के बदले में। मतलब अगर आपको कोई गुड्स चाहिए उसके बदले में अगर आप दूसरे गुड्स एक्सचेंज करते हैं तो ही आपको वो गुड्स मिलते थे, अदरवाइज आप वो गुड्स खरीदने नहीं सकते थे, ठीक है। चलिए आगे। इन पास्ट ईयर्स, पहले के पुराने ज़माने में, देयर वॉज नो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पहले तो कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था। सर व्हाट इज मीन बाय मीडियम ऑफ एक्सचेंज? मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब अगर आप कोई चीज़ देते हो
तो उसके बदले में अगर आपको अगले वाला कोई देता है तो उसको बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे आज के ज़माने में वो मनी है, ठीक है। अगर हम किसी को मनी देंगे तो ही वो हमको कोई चीज़ देगा। अगर हम बिना पैसे के किसी को कोई चीज़ मांगे तो कोई कुछ भी नहीं देगा। समझ में आया? आजकल तो दुआ भी फ्री में नहीं मिलती, ठीक है ना? समझ में आया? क्लियर है? दवा तो पहले से ही फ्री में नहीं मिलती, लेकिन दुआ भी फ्री में नहीं मिलती है। बात समझी? तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज का कोई मीडियम, एक्सचेंज का कोई साधन। आज अगर आपको कोई चीज़ एक्सचेंज करनी है, कोई चीज़ खरीदनी है, तो आपको क्या देना पड़ता है? आपको देने पड़ता है मनी। तो मनी इज़ ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब अगर आपको गुड्स एक्सचेंज करनी है सामने वाली पार्टी के साथ, तो वो एक साधन है, वो एक जरिया है जिसके कारण आप मनी को मतलब गुड्स को खरीद सकते हैं। तो इन द पास्ट ईयर मतलब पुराने ज़माने में ऐसा कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, ऐसा कोई साधन नहीं था जैसे कि आज मनी है। देन द बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट, और फिर बार्टर सिस्टम का जन्म हुआ। ठीक है, समझ में आई बात? अभी तो पैसा है, लेकिन पहले के ज़माने में कोई पैसा वैसा था नहीं। बस अगर चीज़ें किसी को लगी तो वही अपना कि मैं तुझे पेंसिल देता हूँ, तू मुझे पेन दे दे, बस। क्योंकि बचपन में हम जब स्कूल जाते थे तो मम्मी पापा हमारे पास पैसे तो देते नहीं थे, तो अगर वो चीज़ पसंद आ गई तो हम क्या करते थे? हम ये करते थे कि भैया उसको हम क्या देंगे? अपना पेन दे देंगे, वो हमको अपनी पेंसिल दे देगा। टिफ़िन भी शेयर करके खाते थे कि नहीं खाते थे? अगर आपको याद होगा तो टिफ़िन भी शेयर करके खाते थे। अगर उसके टिफ़िन में कुछ अच्छा बना है जो हमको पसंद है और हमारे टिफ़िन में कुछ अच्छा बना है जो उसको पसंद है, तो हम बोलते थे कोई बात नहीं, एक काम कर, मेरा टिफ़िन तू खा ले, तेरा टिफ़िन मैं खा लेता हूँ, है ना? तो उसको कौन सी सिस्टम बोलते हैं? बार्टर सिस्टम कहते हैं। ओके, सर समझ में आ गया। तो जब हमारे पास बार्टर सिस्टम कब आया? बोलो। जब हमारे पास कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, उस टाइम पर बार्टर सिस्टम आया। ठीक है, अब आगे देखिए। द हिस्ट्री ऑफ बार्टर सिस्टम कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 6000 BC व्हेन पीपल यूज्ड टू एक्सचेंज देयर वेपन्स, टी एंड फूड आइटम्स। समझ में आया? नहीं सर, ठीक है बेटा, मैं समझाता हूँ। बार्टर सिस्टम की हिस्ट्री जब पाई गई, जब ट्रेस मतलब बार्टर सिस्टम की हिस्ट्री जब बार्टर सिस्टम का पाया गया, तो 6000 बैक टू 6000 BC मतलब बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, 6000 BC यानी कि बिफोर क्रिस्ट मतलब जो क्रिस्ट थे उनके जन्म से 6000 साल पहले ये पाया गया, जब लोग यूज करते थे एक्सचेंज के लिए देयर वेपन्स, टी एंड फूड आइटम्स। बराबर है क्या? मतलब ये उनको खाने के लिए कुछ दे देते, वो उनको वेपन्स दे देते थे, ठीक है, हथियार दे देते थे। बराबर है? तो 6000 बिफोर क्रिस्ट, ये ईयर होता है 6000 बिफोर क्रिस्ट, यानी कि क्रिस्ट के जन्म से 6000 साल पहले ये बार्टर सिस्टम को पाया गया। ठीक है, बार्टर सर्विसेज बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन इन 1930s बिकॉज ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ मनी। लेकिन 1930 में मनी की स्कैरसिटी हो गई। स्कैरसिटी ऑफ मनी मतलब पैसों की कमी आने लगी। 1930 में पैसों की कमी आने लगी। क्यों? आप समझ सकते हैं। 1930 आ रहा था, इंडिया का इंडिपेंडेंट पास में आ रहा था, क्योंकि 1948 में इंडिया जो है वो क्या हुआ? आज़ाद हुआ। बराबर है क्या? लेकिन उस टाइम पे 1930s में जो है 1930s में कुछ स्कैरसिटी ऑफ मनी आई थी, यानी कि पैसों में कुछ कमी आई थी। सर पैसों में कमी कैसे आ सकती है? अब बिकॉज ऑफ एनी रीज़न बेटा। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 2016 में क्या हुआ था? 2016 में क्या हुआ था? नोटबंदी हुई थी। ठीक है, उस टाइम पे गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर लिमिट लगा दी थी कि आप सिर्फ डेली के 2000 रुपीज़ ही विड्रॉ कर सकते हैं। बराबर है? फिर ऐसे में जिनके घर में कोई इवेंट रहता था, जैसे कि शादी है, किसी के यहाँ प्रोग्राम है, किसी के यहाँ किसी की डेथ हो गई, ठीक है क्या, तो उसको पैसे चाहिए रहते थे। ठीक है, लेकिन सब लोग इधर उधर भाग रहे थे, एटीएम पे लंबी लंबी कतारें लगा रहे थे, लेकिन उनको कोई भी मनी का सप्लाई प्रॉपर तरीके से मिल नहीं रहा था। बराबर है? तो उसको कहते हैं स्कैरसिटी ऑफ मनी। ठीक है, तो 1930 में भी कुछ इसी प्रकार से हुआ था। तब बार्टर सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट किया था, यानी कि बार्टर सिस्टम उस टाइम पे देखा गया।
बार्टर सिस्टम जो है वो 1930s में देखा गया था फिर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। आगे क्या बोल रहा है, बार्टर सिस्टम इज स्टिल एग्जिस्ट एंड इट हैज बिकम मोर स्ट्रॉन्ग एंड ऑर्गेनाइज। क्या सर आज भी बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल, आज भी बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर इट हैज लिखना भूल गया मैं, जस्ट अ सेकेंड। इट हैज बिकम मोर स्ट्रॉन्ग एंड ऑर्गेनाइज। आज सर बार्टर सिस्टम और भी स्ट्रॉन्ग हो गया है, आज भी बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता है, मतलब आज भी बार्टर सिस्टम का कुछ ना कुछ अस्तित्व जरूर है। बराबर है क्या? चलिए, तो आई होप इस बार्टर सिस्टम से आपको क्या क्या चीजें समझ में आई। तो बार्टर सिस्टम से हमने पढ़ा कि बार्टर सिस्टम ये वो फॉर्म ऑफ ट्रेड है, इट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रेड, इट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रेड, मतलब व्यापार करने का एक टाइप जहां पर गुड्स और सर्विसेज के बदले में एक्सचेंज की जाती है गुड्स और सर्विसेज। मतलब अगर आपको कोई गुड्स चाहिए तो आपको भी अगले वाले पार्टी को गुड्स देना पड़ेगा। समझ में आया क्या? वस्तु देनी पड़ेगी, अगर आपको कोई वस्तु खरीदनी है तो उसको भी आपको वस्तु देनी होगी। ठीक है क्या? समझ में आया? तो ऐसे एक्सचेंज को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। प्रीवियस ईयर में ये बार्टर सिस्टम क्यों आया? क्योंकि प्रीवियस ईयर में पिछले कुछ सालों पहले जो था कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज पाया नहीं जा रहा था, तब जाके बार्टर सिस्टम क्या हो गया? एग्जिस्ट हो गया, मतलब बार्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, तब जाके बार्टर सिस्टम आया। और बार्टर सिस्टम कब से चल रहा है? तो 6000 BC, 6000 BC मतलब बिफोर क्रिस्ट के 6000 साल पहले से बार्टर सिस्टम चलता था। उस जमाने में लोग जो थे वो वेपन्स, टी और फूड इनको पाने के लिए चीज़ों को एक्सचेंज किया करते थे। बराबर है? बार्टर सिस्टम पॉपुलर हुआ था वापस जब हम डिप्रेशन में थे, मतलब इंडियन इकोनॉमी जब डिप्रेशन में गई थी 1930s में। ऑब्वियसली बात है, ब्रिटिश इंडियन इकोनॉमी थी तब, हमारी इंडिया की इकोनॉमी तो आज की इकोनॉमी। बराबर है क्या? उस टाइम पे ब्रिटिशों का जमाना था। ठीक है, तो उस टाइम पे स्कैरसिटी ऑफ मनी के वजह से ये क्या हो गया था? स्कैरसिटी ऑफ मनी के वजह से फिर से बार्टर सिस्टम लागू हुआ था, यानी कि यूज हो रहा था बार्टर सिस्टम का बहुत ज़्यादा। बार्टर सिस्टम स्टिल एग्जिस्ट, आज भी बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में आज भी है। बिकम्स मोर स्ट्रॉन्ग एंड ऑर्गेनाइज, और आज भी उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है। हाँ, हालांकि हम लोग कोई अपने ट्रांजेक्शन्स करने के लिए बार्टर सिस्टम यूज़ नहीं करते, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से बार्टर सिस्टम हम आज भी, अगर हमको ज़रूरत पड़ी कहीं तो उस जगह पे आज भी बार्टर सिस्टम हम यूज़ करते हैं। बात समझ में आया बेटा? बिल्कुल सर। चलिए, तो ये आपका इंट्रोडक्शन है, ये सारी नोट्स आपको मिल जाएगी। जिन जिन लोगों को पढ़ना है एक बार पढ़ लीजिए कि आपने बार्टर सिस्टम समझा क्या। एक बार पढ़ लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए हमने देखी डेफिनेशन, हमको पढ़ना है डेफिनेशन। तो बार्टर सिस्टम की डेफिनेशन क्या है देखो, अकॉर्डिंग टू द एस स्लोन। ठीक है, आई डोंट नो कि स्लोन, मिस्टर स्लोन यही है क्या, लेकिन मुझे जो फोटो मिली मैंने वो फोटो उठाई। ठीक है, तो वहाँ पर एस स्लोन का यही नाम दिखा रहा था। ठीक है, तो आपने अगर कभी मिस्टर स्लोन को देखा होगा तो आप प्लीज़ मुझे उनकी तस्वीर फॉलो कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है क्या? चलिए, तो मिस्टर स्लोवन नाम के एक इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने बार्टर सिस्टम की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन की दी है। तो देखो क्या बोलता है, बार्टर इज डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी। बार्टर मतलब क्या? इज अ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज फॉर अनादर, मतलब अनादर कमोडिटी और सर्विस के लिए। इट इज अ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी मतलब वस्तु, कोई गुड्स। इट इज अ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स या कमोडिटी फॉर अनादर, मतलब अगर आपको कोई दूसरी वस्तु चाहिए उसके लिए आपको भी अपने पास की कोई वस्तु देनी पड़ेगी, विदाउट यूज ऑफ मनी, पैसे का यूज किए बगैर, उसको हम बार्टर सिस्टम बोलेंगे। समझ में आया? ये किसने कहा? एस स्लोवन ने कहा। बराबर है क्या? मिस्टर एस स्लोवन नाम के एक युवक थे, उन्होंने ये डेफिनेशन दी है, एस स्लोवन ने। पेपर में आपको जब भी डेफिनेशन लिखनी है तो आपको ऑथर का नाम और डेफिनेशन एज इट इज चाहिए।
क्योंकि जब आप सबसे पहले लिखते हो तो आप पहले ऑथर का नाम लिखते हो अकॉर्डिंग टू द एस लोन, और वहाँ पे डेफिनेशन अपने मर्जी से लिख देते हो। अरे भाई एस लोन ने कही थी वो डेफिनेशन, और तुम अपने मर्जी से डेफिनेशन लिख के आते हो और नाम देते हो एस लोन का। एस लोन बोलेगा इट इज़ अ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज, और तुम अपने लैंग्वेज में बोलते ही कुछ लिख के आते हो और नाम दे देते हो एस लोन का, और फिर बोलते पेपर गया 1 नंबर और नहीं मिला 1 भी नंबर। ऐसा तो होगा ना बेटा। अब वो बात आप बताइए कि वो बात एस लोन ने कही हुई है। एस लोन ने कही हुई बात अगर आप अपने मर्जी की बात वहां पर लिख के आएंगे और नाम उसका देकर आओगे तो कैसे होगा? कैसे होगा? मार्क्स तो कटेंगे ना। आपको लगता है कि मैंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन एग्जामिनर को जो चाहिए था वो तो नहीं लिखा ना आपने। ठीक है, चलिए। ओह आई सी सर, इसकी वजह से हमारे मार्क्स जाते हैं क्या? बिल्कुल, धीरे धीरे हौले हौले आगे चलो मेरे साथ क्लासेस में। देखिए मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा, थियोरी भी आपको इतनी इंटरेस्टिंगली पढ़ा दूंगा कि आपको बहुत अच्छे स्कोरिंग मार्क्स आएंगे, लेकिन आप अच्छे से पढ़ेंगे तब ही आएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, चलिए। तो बेटा आज हमने चीज़ें पढ़ी क्या? आज हमने चीज़ें पढ़ी, हमने देखा आज आपका इंट्रोडक्शन क्या है, आपको सिलेबस क्या है, उसके बाद हमने डिस्कस किया पेपर पैटर्न आपका कैसा रहेगा, उसके बाद हमने चालू किया था आपका यूनिट नंबर पहला, जिसमें हमको पढ़नी है बार्टर सिस्टम, मनी एंड इट्स फंक्शन, इवोल्यूशन ऑन इंडियन रूपी, टाइप्स ऑफ मनी और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जिसमें हमने अपना पहला टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम है बार्टर सिस्टम। राइट, बार्टर सिस्टम में हमने देखा कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रेड। बार्टर सिस्टम एक व्यापार करने का तरीका है वेयर गुड्स और सर्विसेज आर एक्सचेंज, जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज की जाती है। गुड्स और सर्विसेज चाहिए तो मतलब गुड्स और सर्विसेज के बदले में गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करना, यानी बार्टर सिस्टम। पुराने ज़माने में कोई भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, इसलिए बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट हुआ, लाया गया। थर्ड पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि बार्टर सिस्टम की हिस्ट्री क्या है। तो हमने हिस्ट्री देखा कि 6000 BC पहले ही 6000 आज से 6000 BC पहले ही क्या बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था। वहाँ के लोग वेपन्स, टी, फूड, ये आइटम्स क्या करते थे? एक्सचेंज करते थे। ठीक है, बार्टर सर्विसेज जो हुई वो वापस पॉपुलर हुई ड्यूरिंग 1930, बिकॉज वो जो ड्यूरेशन था वो था ग्रेट डिप्रेशन का, यानी कि मनी, वहाँ पर मनी की स्कैरसिटी हो रही थी, मनी की कमी हो रही थी, उसके कारण बार्टर सिस्टम 1930s में फिर से एक बार देखने को मिला था। बार्टर सिस्टम इज स्टिल एग्जिस्ट, आज भी बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट है क्या? बिल्कुल है, आज भी बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट है, बराबर है, आज भी बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। ये आप है, मे बी बॉय मे बी गर्ल। जो बॉयज होंगे इन्होंने समझा ये आप है, जो गर्ल्स होंगी इन्होंने समझना ये आप है। ठीक है, ये बॉय ये गर्ल। आप अपने बहुत ही स्पेशल मेहमान को, बहुत ही स्पेशल इंसान को, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, आप समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, मुस्कान तो देखो चेहरे पे कैसे आएगी सबकी। हाँ सर, आपको कैसे पता? सब दिखता है यहाँ से। ठीक है ये आप अपने जिस पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हो या बहुत अच्छे से आप उसका ख्याल रखते हो, या वो पर्सन आपके लिए स्पेशल है, उसको आप कोई ना कोई, लेट अस सपोज आपने उसको रिंग दे दी, ये रिंग है, हैप्पी बर्थडे टू यू विश किया। ये भी आपको आपके बर्थडे पे कुछ तो भी गिफ्ट करते हैं, है ना। लेट अस सपोज इसने कार ही गिफ्ट कर दी, है ना। आज भी बार्टर सिस्टम चालू है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है बार्टर सिस्टम इज स्टिल एग्जिस्ट एंड इट हैज बिकम मोर स्ट्रॉन्ग। देखिए बार्टर सिस्टम मोर स्ट्रॉन्ग हो गया, और स्ट्रॉन्ग हो गया, बिकॉज ऑफ ये समझ में आया क्या? ठीक है सर, चलिए। उसके बाद हमने देखा बेटा डेफिनेशन। तो डेफिनेशन किसने बताई थी? स्लोन ने बताई थी। मिस्टर एस स्लोन इज द इकोनॉमिस्ट, उन्होंने डेफिनेशन बताई थी बार्टर सिस्टम की। बार्टर सिस्टम में उन्होंने डेफिनेशन बताई थी कि बार्टर इज डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज फॉर अनदर विदाउट द यूज ऑफ मनी। पैसे के यूज़ किए बगैर अगर आपको कोई कमोडिटी को खरीदना है, कोई गुड्स को खरीदना है, तो उसके बदले में आप दूसरे गुड्स को एक्सचेंज करके वो गुड्स खरीद सकते हो, उसे हम बार्टर सिस्टम कहेंगे। समझ में आया? बस आज के लिए हमको इतना ही करना है। आज मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया और मैंने आज सिर्फ आपको डेफिनेशन पढ़ाया। अगले क्लास में हमको पढ़नी है कंडीशंस ऑफ बार्टर टू फ्लरिशिंग, मतलब कल बताऊंगा
डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम में क्या क्या डिफिकल्टीज है, ठीक है जी। तो बहुत सारी डिफिकल्टीज है। फिर हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ मनी एंड ऑल बाकी सारी चीज़ें, ठीक है बेटा। तो बस आज के लिए हम करते हैं इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए, और आपको एडिशनली और क्या चीज़ें चाहिए, आपको कौन से क्लासेस की रिक्वायरमेंट है, आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन वीडियो प्लस ये वीडियो, आपको दोनों वीडियोस देखने हैं। ये वीडियो देखने से पहले आई होप कि आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू बेटा।